तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6। इसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, किरचॉफ के नियम पढ़े। किरचॉफ के 2 नियम पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद में आपने पढ़ा किरचॉफ से नियम जुड़ा हुआ हमारा कौन सा टॉपिक था, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा। पहले व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था निकाली थी ओम के नियम से, फिर उसके पश्चात में आपने निकाला था किरचॉफ के नियमों की सहायता से। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मीटर सेतु। देखिए आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु। मीटर सेतु ये है आज का टॉपिक हमारा। देखिए मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु इसका नाम, इसका जो सिद्धांत है ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत था ना, उसका भी सिद्धांत यही है, क्योंकि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और इन चारों प्रतिरोधों के अनुपातिक भुजाओं को संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसकी सहायता से, यानी कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु की, इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसका भी सिद्धांत वही सिद्धांत होगा जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। अब देखिए इसका नाम मीटर सेतु ही क्यों पड़ा। इसका नाम मीटर सेतु इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर सेतु। मीटर सेतु पड़ा नाम। तो देखिए इसकी सबसे पहले हम देखते हैं संरचना, और इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन तथा कांसटेटन, मैग्नीन या कांसटेटन का 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, जिसे 2L आकार की पत्तियों के मध्य क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो देखिए इसमें 2L आकार की पत्तियां होती हैं। ये हो गई। ये 2L का 1L आकार की बन गई। ये देखिए ये 2L आकार की पत्तियां हो गई। ज़्यादा तो इसको थोड़ा सा और पतला करके आगे बढ़ा देते हैं। अब इनके मध्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा ये तार लगा दिया। 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांसटेटन का ये तार लगा हुआ आपका, ये तार है 1 मीटर लंबा है मैग्नीन अथवा कांसटेटन का।
मैग्नीन अथवा कांस्टेटन का तार ये लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों पत्तियों के मध्य, एल आकार की पत्तियों के मध्य में देखिए, इनके मध्य एक अन्य पत्ती और होती है। एक अन्य पत्ती और होती है, ये जिसमें 3 संयोजी पेच होते हैं, 1 2 3 संयोजी पेच होते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिया डी, और इसका नाम दे दिया ए, और इसका नाम दे दिया हमने सी, ए सी। ठीक, जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे सी डी के मध्य जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है इसे सी डी के मध्य जोड़ दीजिए। ये ज्ञात कर दिया, इसको नाम दे दिया एस। अब ए व डी के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ए डी के मध्य यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, इसका नाम दे दिया आर। अब यहाँ से जितने ओम की डॉट निकालेंगे उतने ओम का ही प्रतिरोध कार्य करता है। अब इसमें जो मध्य का पेच, जो संयोजी पेच बचा, इसका संबंध धारामापी के एक सिरे से कर देते हैं। धारामापी के एक सिरे से कर देते हैं जी, गैल्वेनोमीटर। दूसरे सिरे का संबंध एक विसर्पी कुंजी से कर देते हैं, जिसे हम लोग जॉकी कहते हैं, जिसे तार एसी के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। जहां पर स्पर्श कराते हैं वो बिंदु हमारा होता है कौन सा, बी। ठीक है, अब ए व सी के सिरों के मध्य एक लेक्लांस सेल कुंजी तथा धारा नियंत्रक लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए, एक सेल लगा दिया, ये इसका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा हो गया, और इसमें एक कुंजी लगा देंगे, ये कुंजी के। ठीक है, बस धारा नियंत्रक जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ये बना हमारा किसके, मीटर सेतु बन गया, मीटर सेतु। अब यहां से मान लीजिए तार ए से बिंदु बी की जो लंबाई है एल है, और यहां से फिर इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर है। ये एल जो लंबाई लिखी है एल सेंटीमीटर में, और ये आ जाएगी क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे 100 में एल को घटा दिया, तो ये भी सेंटीमीटर में मान प्राप्त हो जाएगा। 100 में हमारे किसके मान घटाएंगे तो इसका मान हमारे किसके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका मीटर सेतु। तो ये थी इसकी रचना, इसकी क्या है रचना। तो देखिए, तो रचना में सबसे पहले रचना में क्या आप लिखना चाहेंगे, अगर रचना लिखनी चाहते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेटन का तार 2 एल आकार की पत्तियों ए व सी के मध्य लगा होता है। ठीक है, इनके मध्य एक अन्य तीसरी पत्ती हमारी कौन सी, डी लगी होती है, जिसमें 3 संयोजी पेच होते हैं। ठीक है, जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे सी डी के मध्य जोड़ देते हैं, तथा ए व डी के सिरों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं आरबी बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, ए व सी सिरों का संबंध के सिरों के मध्य में कौन सा नहीं, एक सेल कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। तो चाहे तो यहाँ पर धारा नियंत्रक आप लगा सकते हैं, चाहे तो धारा नियंत्रक ना लगाएं,
कोई आवश्यकता जरूरी नहीं है। अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक धारा नियंत्रक आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर धारा नियंत्रक ये लगा दिया RH, धारा नियंत्रक, ठीक है। ये थी इसमें रचना। और इसमें क्या रह गया, अभी पत्ती D के मध्य पेच का संबंध धारा मापी से करते हुए विसर्पी कुंजी से कर देते हैं, जिसे विसर्पी कुंजी को तार A व C सिरों के मध्य कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है पूरे तार में, यहाँ भी स्पर्श कराया जा सकता है और यहाँ भी स्पर्श कराया जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्श कराया जा सकता है। तो ये हो गया आपका इसकी संरचना। इसकी क्या हो गई, ये हो गई संरचना हो गई। अब देखते हैं इसके आगे इसकी क्रिया विधि कैसे कार्य करती है। तो ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली देखिए। अब देखिए सबसे पहले अब कार्यविधि के लिए कुंजी के की डॉट लगाते हैं। कुंजी के की डॉट लगाकर प्रतिरोध बॉक्स से एक डॉट क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिससे वो प्रतिरोध कार्य करने लगता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 ओम की डॉट निकाल ली, 1 ओम की डॉट निकाल ली, तो 1 ओम का प्रतिरोध इसमें कार्यरत हो जाएगा। तो जैसे इसमें प्रतिरोध की डॉट निकालेंगे तो धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब धारा मापी को यानी कि विसर्पी कुंजी को बिंदु A पर स्पर्श कराते हैं, फिर देखते हैं धारा मापी में विक्षेप, फिर इसको विसर्पी कुंजी को C सिरे पर स्पर्श कराते हैं। यदि दोनों सिरों पर उत्पन्न विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में हैं, यदि दोनों सिरों पर उत्पन्न विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में हैं, तो विपरीत दिशा में उत्पन्न है तो हमारा संयोजन सही है। अगर विक्षेप एक ही दिशा में आ रहा है तो धारा नियंत्रक को हमारे किसके नहीं, धारा नियंत्रक से धारा का मान परिवर्तित करेंगे या सेलों की बोल्टताओं को परिवर्तित करेंगे, यानी इनके टर्मिनलों को अलग अलग जोड़ देते हैं। फिर देखते हैं विक्षेप एक आ गया कि नहीं। अगर नहीं आता तो फिर प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध को इनको परिवर्तित करके इसके संयोजन को सही कर लेते हैं। अब जैसे ही संयोजन सही हो जाता है तो फिर क्या कर देते हैं, फिर विसर्पी कुंजी को धीरे धीरे तार में स्पर्श कराते हुए अविक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि अविक्षेप की स्थिति का मतलब हुआ कि धारा मापी में ऐसा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, जिससे धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। जैसे मान लीजिए बिंदु B पर हमने जॉकी को स्पर्श कराया, जब जॉकी को बिंदु B पर स्पर्श कराते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो बिंदु B क्या कहलाएगा आपका, अविक्षेप बिंदु कहलाएगा या संतुलन की स्थिति कहलाता है, संतुलन की स्थिति कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में संतुलन की अवस्था में बिंदु B पर प्राप्त होती है तो तार AB का जो प्रतिरोध हुआ, अब ये तार AB है, इसका जो प्रतिरोध है उसको मान लिया हमने कितना P, और तथा तार BC के प्रतिरोध को कितना मान लिया Q। तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध P तथा तार BC का प्रतिरोध Q मान लेते हैं। यदि अब एक समान लंबाई का, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a हो, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a तथा तार की प्रतिरोधकता रो हो तो
तार की प्रतिरोधकता रो हो तो P बराबर किसकी आ जाएगा, P बराबर किसकी आ जाएगा, तब रो हो तब, रो हो तो रो देखिए P बराबर किसकी आ जाएगा, रो स्मॉल l अपॉन ए, ठीक है, स्मॉल l अपॉन ए हो तो तार, एक मिनट, तार ए बी का प्रतिरोध रो P बराबर किसकी आ जाएगा, रो स्मॉल l अपॉन कैपिटल स्मॉल ए। अब तार BC का प्रतिरोध Q बराबर किसकी आ जाएगा, रो। अब देखिए इसकी संतुलन लंबाई कितनी है तार BC की, 100 माइनस L, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन ए के। हंड्रेड माइनस एल के। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, आता है P अपॉन Q इक्वल टू, P का मान रख दीजिए, रो L अपॉन स्मॉल ए बराबर किसके आ जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन किसके, स्मॉल ए के, 100 माइनस स्मॉल L अपॉन किसके आ जाएगा, ए के। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक मिनट, रो L अपॉन स्मॉल ए बटे किसके आ जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन स्मॉल ए, स्मॉल ए से स्मॉल l कट गया, रो से रो कट गया, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर बचेगा L अपॉन 100 माइनस L, 100 माइनस कितना गया L, 100 माइनस L आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए भैया, देखिए P अपॉन Q इक्वल टू, आपने मान निकाल लिया L अपॉन 100 माइनस L, इसे डाल दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद देखिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से तो क्या होता है आपका, नहीं, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, R अपॉन कितना आ जाएगा S। अब P अपॉन Q का हम मान ज्ञात कर चुके हैं, P अपॉन Q का मान निकाल चुके हैं, समीकरण 1 से P अपॉन Q का मान ज्ञात करने पर, P अपॉन Q का मान ज्ञात करने पर, P अपॉन Q का मान ज्ञात करने पर, तो देखिए कितना आ जाएगा P अपॉन Q का मान, एक मिनट, P अपॉन Q का मान ज्ञात करने पर नहीं बेटा, सॉरी, यहाँ पर रखने पर रख दीजिए मान, तो किसका जगह L अपॉन 100 माइनस L, 100 माइनस L बराबर R अपॉन S, R अपॉन कितने आ गया S, अज्ञात प्रतिरोध S है, तो S बराबर किसके आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इन ब्रैकेट R। तो देखिए L आपका क्या है, अविच्छेद बिंदु की स्थिति है, स्थिति है, और कैपिटल R जो है आपका प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है। तब आप अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में L तथा R ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध
अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है, का मान ज्ञात किया जा सकता है, ये है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो R का मान है, R का मान ऐसा होना चाहिए कि जो शून्य विक्षेप की स्थिति है, शून्य विक्षेप की स्थिति इसके मिड में लगभग प्राप्त हो। मिड में तो प्राप्त होगी नहीं, मगर लगभग मिड में प्राप्त होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो। तो इसलिए R का ऐसा मान हमारे किसके लेना चाहिए कि R का ऐसा मान लेना चाहिए कि अविक्षेप की स्थिति लगभग मध्य में प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप लोग और नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमने प्रयुक्त किया था, ये तांबे की जो पट्टियाँ प्रयुक्त की हैं, यानी कि तांबे की ये जो पट्टियाँ आपने प्रयुक्त कर रखी हैं, इन पट्टियों का प्रतिरोध हमने नगण्य मान रखा है, यानी कि इनका कोई प्रतिरोध नहीं होता, परंतु इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसके कारण अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करने में कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं हम, प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध को मान को आपस में बदलकर 2 मान निकाल लो, 3 मान निकाल लेते हैं, अदल बदल कर मान निकाल लेते हैं, फिर उनका माध्य निकालते हैं, जिससे त्रुटि का मान कुछ कम हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। अब इसके जो अंत सिरे होते हैं, इनको प्रभाव को हमारी किसकी सुग्राहिता प्रभावित होती है, क्योंकि जो अंत सिरे हैं यानी कि यहाँ पर ये इनके कारण क्या हो जाती है, इसकी सुग्राहिता प्रभावित होती है। अब इसकी सुग्राहिता के प्रभाव को हमारे किसके लुप्त करने के लिए, इनके प्रभाव को लुप्त करने के लिए कैरी-फास्टर सेतु का प्रयोग किया जाता है, कैरी-फास्टर सेतु का प्रयोग किया जाता है। अब तार में, ये जो तार है, तार में बहुत ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, तार में बहुत अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत अधिक देर तक अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म होगा और इसके प्रतिरोध का मान परिवर्तित होने लगता है। इसलिए इसमें तार बहुत ज़्यादा देर तक प्रवाहित नहीं करना चाहिए, धारा ज़्यादा देर तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, जितनी देर उपयोग में लेना हो उतनी देर प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट, जॉकी को कभी भी तार में रगड़ कर नहीं खिसकाना चाहिए, उठाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर जॉकी को रगड़ कर चलाएंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित हो जाएगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रभावित होता है, जिसके कारण इसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये इसकी हमारे किसकी लिमिटेशन है और इन लिमिटेशनों को ध्यान रखा जाता है, यानी कि किसको मीटर सेतु का प्रयोग करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं विभव मापी और उसके हमारे किसके अनुप्रयोग विभव मापी से जुड़े हुए कुछ तथ्य। ठीक है।